नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में शिरकत की और मेला परिसर में अलग अलग स्टॉल्स का जायजा लिया। साथ ही अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों और हस्तशिल्पकारों से बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हस्तशिल्पकारों की कला और उनके क्राफ्ट की सराहना भी की। सीएम मनोहर लाल के साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला, हरियाणा पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम विधायकों के साथ दोपहर भोज पर कई मुद्दों को लेकर मंत्रणा भी की। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध और आपराधिक घटनाओं पर हर कीमत पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है, ताकि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। सीएम ने अपराध की स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि आपराधिक गतिविधियों और टारगेट किलिंग में शामिल पाए गए आपराधिक तत्वों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ग्रामीणों को जोड़ा जाए। इससे पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ेगी और आम जनता के सहयोग से ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद भी मिल सकेगी। मित्रों, 112 को लगभग 1.25 साल 1.5 साल हो गया है और ये जो एक्टिविटी 112 की हमारी बहुत ही सक्सेसफुल सफल तरीके से पूरे प्रदेश में जो सेवा दी गई है, इसका बड़ी सराहना भी हो रही है। और न केवल अपने प्रदेश में बल्कि जो पिछले दिनों में नीति आयोग से भी यहाँ जो सदस्य आए थे, उन्होंने भी जब सारा इसका रिव्यू किया है तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेंटर्स तो दूसरे प्रदेशों में भी खुलने चाहिए। तो एक अच्छा प्रकल्प है 112 का। आज हमने भी सारी उसकी वर्किंग है दोबारा से देखी है और कुछ सुझाव और जो आते रहते हैं उनको लगातार यहाँ इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। जो वाहनों की एक अच्छी संख्या पहले दी गई है, आवश्यकता पड़ने पर और वाहन भी बढ़ाए जाएंगे और ये सर्विस अब 15 मिनट तक सब स्थानों पर, गांव हो शहर हो, सब में, बल्कि बहुत स्थानों पर तो बहुत जल्दी शीघ्र भी 5 मिनट तक 4 मिनट तक भी सर्विस आ गई है। लेकिन एवरेज जो है 8 साढ़े 8 मिनट की एवरेज पूरे प्रदेश में वो सर्विस जो है दी जा रही है, जो एक अच्छा संकेत है। इसी प्रकार पुलिस विभाग की बहुत सी जो एक्टिविटी जितनी रहती हैं उसका भी सारी जानकारी हमको मिलती है, वो भी जानकारी आज ली है। बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस का पूरे प्रदेश में चल रहा है, चाहे वो जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी इस प्रकार के ड्रग स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, जितने भी गो तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और जितने भी पुलिस के द्वारा किए जाने वाले एक्शन प्लान है वो सारा बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। हमने रिव्यू किया है, लगातार इसको 3 महीने में 4 महीने रिव्यू करते रहेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। वहीं बजट से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में प्री बजट मीटिंग की, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने आगामी बजट को लेकर मंत्रियों के साथ मंथन किया और पिछले साल के बजट की घोषणाओं को लेकर रिव्यू भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्री बजट मीटिंग में कहा कि अमृतकाल का पहला बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है, ऐसे में उसी तर्ज पर प्रदेश का पहला अमृतकाल का बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखकर ही हरियाणा का बजट तैयार किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखकर ही अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए बजट में राहत देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को केंद्र के बजट में हरियाणा को मिली योजनाओं का अध्ययन करने के लिए भी कहा है। मित्रों, जैसा अपने को पता है कि इस महीने पहले तो केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को और अब 20 फरवरी को हमारा हरियाणा स्टेट का अपना जो अधिवेशन है वो हमने आहूत किया है। बजट का सेशन है। प्रारंभ में राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। आज विभिन्न जो विभाग सारे हैं उनके सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके एचओडीज और मेरे जो मंत्रिमंडल के साथी सब आज बैठे थे और बहुत
एक प्रकार से विचार किया जाता है मोटा मोटा कि भी कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बढ़ाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं। कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठकें भी इन अगले 4-5 दिनों में होंगी। और केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीज़ें हरियाणा के नाते से हम ज़्यादा ज़्यादा वहाँ से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने उनको बताया है। जैसे RRTS उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। उसके अंदर मेजर पोर्शन हरियाणा का जो आता है सराय काले खां से करनाल तक और फिर सराय काले खां से शाहजहाँपुर तक जो 2 RRTS की लेग्स हैं उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जो नए बन रहे हैं 6 नर्सिंग कॉलेजेस उसका हम लाभ लेने वाले हैं। इसी प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ के जो 500 नए संयंत्र लगेंगे उसमें भी हमारे 7 संयंत्र चल रहे हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम बढ़ाएंगे। तो जो जो केंद्र के बजट में घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में सबके बारे में अवगत कराया है। डिपार्टमेंट्स को कहा है कि उसका ज़्यादा ज़्यादा लाभ उठाएं और एक अच्छा बजट कैसे लेकर के आएंगे उसकी प्लानिंग सब बन रही है। और जैसे ही बजट घोषित होगा स्वाभाविक है 20 तारीख के बाद ही होगा क्योंकि 20 को तो राज्यपाल अभिभाषण होगा और उसके 2-3 दिन के बाद जब भी बजट की घोषणा होनी होगी वो BSC की कमेटी वो तय करेगी कि किस दिन उसको घोषणा करनी है। उस दिन एक अच्छा बजट और गरीब के हित का बजट जो वंचित हैं उनको वरीयता ये दी जाएगी। अंत्योदय के नाते से जैसे हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी बना के घोषित की हैं और भी कुछ आवश्यकता होगी तो नई योजना उसमें घोषित करेंगे। हर वर्ग के लिए हर विभाग में आगे बढ़ने के लिए विशेष तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए वो तभी होगा जब केंद्र से हम ज़्यादा सहायता जो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हम ले सके और फिर सर्विसेज सेवाएं कितनी ज़्यादा हम दे सके। ये सारा बजट हमारा जब घोषित होगा तब आपको बताएं। डेमोक्रेसी में किसी व्यवस्था को रोकना ये अपने आप में लोकतंत्र का एक विरोध होता है। लोकतंत्र में अपनी बात कहनी चाहिए, बात कह करके, और कोई भी बात है छोटी बड़ी बात सभी संवाद से ही सुलझती है। इस प्रकार का विरोध करना, चीज़ों को न चलने देना, क्योंकि अब वहाँ एक सीमाएं होती हैं हर एक की, उन सीमाओं का पालन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो देश हित में नहीं। अभी तो जैसे उनकी डिमांड्स क्या होंगी, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट होंगे, कौन सी नई स्कीम्स होंगी उसके ऊपर चर्चा हो रही है। कुछ दिन के बाद इसका एक खाका जब बनेगा फिर मंत्रिमंडल की हमारी जो अनौपचारिक बैठक होगी उसमें हम तय करेंगे कि कैसा कैसा आगे खाका खींचना है। फिर भी हमेशा जो वेलफेयर की गवर्नमेंट होती है वो जो वंचित होते हैं, डिजर्व करते हैं, जो समाज का एक प्रकार से जो पिछड़ गया वर्ग होता है, BPL जिसको कहते हैं, उसकी योजनाएं ज़्यादा बनाई जाती हैं। और रोज़गार के नाते जिन योजनाओं में रोज़गार ज़्यादा मिले उसकी योजनाएं बनाई जाती हैं। ये दोनों हमारी प्रायोरिटीज हैं। अमित शाह जी एक प्रकार के सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक कार्यक्रम होम डिपार्टमेंट का है। हरियाणा पुलिस को कलर मिला है, केवल 11-12 राज्यों को ही अपना कलर मिला हुआ है, तो हरियाणा राज्य को अपना पुलिस को कलर मिला है। वो कलर भेंट करने के लिए गृह मंत्री जी स्वयं आएंगे। इसी प्रकार का वो चूँकि सहकारिता मंत्री हैं तो सहकारिता का भी एक कार्यक्रम वहाँ रखा गया है। 2 इस प्रकार के सारी सरकारी कार्यक्रम होंगे जिसके अंदर वो आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने पत्र लिखा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने यमुना की सफाई के मसले को लेकर CM मनोहर लाल को यह पत्र लिखा है, जिसमें उपराज्यपाल VK सक्सेना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि हरियाणा और दिल्ली के बीच तत्काल मीटिंग बुलाई जाए और यमुना में प्रदूषण का एक स्थायी समाधान जल्द से जल्द खोजा जाए।